तो नमस्कार है, मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मैं पायल बिहाना आज दो बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों के साथ इंटरव्यू करूंगी। और मैं इनको इम्पोर्टेंट इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। और अगर कार्यकर्ता ना हो तो किसी भी शहर या गांव की जमीनी हकीकत आपको पता नहीं चल सकती है। और जो भी राजनेता होता है वो अपने नाम से, काम से जनता से वोट तो ले लेता है, परंतु उसके काम और उसके नाम को जमीन पर कौन लेके जाता है? कार्यकर्ता लेके जाता है। जैसे कोई भी राजनेता अपने क्षेत्र में जाके भाषण देता है तो इस सब की बिसात कार्यकर्ता ही बिछाता है और वो ही बताता है अपने नेता को, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के नेता को, कि आपको यहाँ की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और आपको यहाँ पे आकर किस किस चीज के ऊपर प्रचार करना है और क्या क्या हम अचीव कर चुके हैं इस क्षेत्र में, उसके बारे में भी वो पूरा नॉलेज देता है अपने राजनेता को। तो बहुत ही एक अहम रोल प्ले करते हैं कार्यकर्ता। तो मेरे साथ आज हैं शशि कुमार जी। नमस्कार शशि। नमस्ते। नमस्ते पायल जी। और शशि जी हैं सोशल मीडिया को कन्वीनर हैं बीजेपी यूपी के, वाराणसी में रहते हैं। और इन्होंने कोरोना के टाइम जब सेकेंड वेव हुआ, इनको तो कोरोना हुआ पर उसके बावजूद इन्होंने अपनी ज्यादा सेहत का ख्याल ना रखते हुए बहुत लोगों के लिए जमीन पर काम किया और इन्होंने ही सॉ टू इट कि मोदी जी का नाम उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खराब ना हो। और दूसरे हमारे साथ हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो हैं वैभव कपूर जी। ये ऑफिस बेरर हैं बीजेपी के और इनकी फैमिली की लीनेज ही जनसंघ से है और ये काफी टाइम से बीजेपी के साथ ही हैं, कई जनरेशन से। और इन्होंने भी बहुत कोरोना की जब सेकेंड वेव आई और वही तो इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर, हॉस्पिटल्स के बेड अरेंज करना, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। और ही ऑल्सो सॉ टू इट कि मोदी जी का कहीं भी सर नीचा ना झुके, तो इन्होंने भी बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। तो वैभव, मैं आपसे बात करना चाहूंगी, पहले एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, फिर बाकी तो हम लोग वाराणसी पे ही ज्यादा बात करना चाहूंगी मैं बाद में। ये बताइए, प्रियंका गांधी आजकल, उनको यूपी से उनका नाम जोड़ दिया है कांग्रेस ने, और जनरली मीडिया ऑल्सो, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मीडिया है जो बार बार ऐसे कर रहे हैं बस प्रियंका गांधी तो सीएम बनी की बनी। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी, शशि, कुछ इफेक्ट या कुछ इन्फ्लुएंस कर पाएंगी इलेक्शन को यूपी के? ये क्वेश्चन वैभव जी के लिए है, मेरे लिए? आपके लिए। उनसे भी यही प्रश्न पूछूं बाद में। हाँ चलिए वैभव जी पहले आप आंसर कर दीजिए। चलो वैभव आप बता दो पहले। मेरा पायल जी कहना है कि लास्ट इलेक्शंस के पहले भी इसी तरह का एक हाइप क्रिएट हुआ था प्रियंका गांधी के नाम का। और एक्सपीरियंस यूपी का ये रहा कि राहुल गांधी तो 2 सीट लेके आए थे, प्रियंका तो 1 पे सिमट गई। तो इवन जो जो कांग्रेस पार्टी का बैस्शन था, गढ़ था अमेठी, वहां भी प्रियंका और राहुल दोनों के, सोनिया जी के, तीनों के लगने के बाद भी they were defeated badly and राहुल गांधी को भागना पड़ा। He had to run away to Kerala from Amethi। तो प्रियंका गांधी का असर एक आप कहते हैं ना, वो ट्रेलर देख चुके हैं, अब पिक्चर जो अभी बाकी है वो इस 2022 में नजर आ जाएगी। तो आपका क्या कहना है? देखिए, प्रियंका गांधी का एक तरीके से कह लीजिए अभी तक जितने भी प्रीवियस पॉलिटिकल लॉन्च हुए हैं ना, तो सारे के सारे फ्लॉप रहे हैं। Earlier she used to oversee constituencies of her mother and brother। अभी वो डायरेक्टली फ्रेम में एज बीइंग जनरल सेक्रेटरी एंड यूपी इंचार्ज, वो पॉलिटिकल फ्रेम में आ रही हैं। तो कांग्रेस के पास मजबूरी है कि प्रियंका गांधी के लिए पूरा अपनी जो एडवर्टीजमेंट मशीनरी है उसको खड़ा करने की, उनका जो अभी तक जितना भी आप कह लीजिए एक्सपोजर रहा है या यूपी के मामले में उनका जितना भी अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है, वो बिल्कुल जीरो के मैं उसको बिल्कुल जीरो कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी एज अ पॉलिटिकल आउटफिट, हमारी जो सरकार है, हम किसी भी अपोनेंट को कम करके नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम जनता के पास जा रहे हैं सिर्फ अपने जो पिछले 5 सालों में काम किए हैं और मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में जितने काम, जो जन विकास के काम हुए,
हम उनके बल पर जनता के सामने दोबारा 2022 में वोट मांगने के लिए जाएंगे। अब आता है कि कांग्रेस एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमें कितना चैलेंज करती है या प्रियंका गांधी कितना बड़ा फैक्टर होगा, वो कोई फैक्टर नहीं है। ये कांग्रेस को देखना है, क्योंकि उनके पास तो कार्यकर्ता ही नहीं है। अभी हमने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देख लिया, जिला पंचायत के चुनाव में देख लिया, उनको तो जिला पंचायत सदस्य के रूप में लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई है, उनका एक जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं रहा है। रायबरेली जहां पे उनका बैशन हुआ करता था, जहां पे सदियों से सिर्फ कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष होते थे, आज वो भी सीट उनके हाथ से निकल गई है। इवन अखिलेश तो की प्रियंका गांधी मुझे लगता नहीं है कि बहुत एक फैक्टर होगा। हाँ नहीं, पर इवन अखिलेश, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी खत्म हो गई। हाँ, एक अखिलेश यादव की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो मेन उनका बैसन था, वहां पे भी हार गए। मैनपुरी में वो हार गए चुनाव। तो प्रियंका गांधी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होगा। हाँ, उनकी मजबूरी है कि कांग्रेस को उनको प्रमोट करना है, एक और लॉन्च होना है उनका। तो जितना ट्विटर का या सोशल मीडिया पे जितना आप पेड कैंपेन चला पाए, जितना उनको पॉम्प एंड शो के थ्रू उनका एडवर्टीजमेंट हो पाए, बस वही वहां तक ही रह जाएंगी। ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल जीरो है। अच्छा, मैं ना 2012 में आई थी वाराणसी, 11 और 12 में आई थी मैं वाराणसी। तो मैंने देखा था एयरपोर्ट वाज नॉट इम्प्रेसिव, एयरपोर्ट के बाहर की रोड वाज वेरी बैड, मतलब वाज रियली डिसअपॉइंटेड। और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट तो मैं हुई थी 80 घाट को देखकर, क्योंकि ये हमारा मेन घाट माना जाता है और इतनी गंदगी थी, वहीं पे कचरा गिर रहा था, वहीं पे कुत्ते थे, वहीं पे देयर वर काउज एंड बफलोज देयर, एंड इतने प्लास्टिक, और मतलब लग ही नहीं था कि गंगा में डुबकी लगाई जाए, इतना गंदा करके रखा था पानी। फिर मैं आई 2016 में, एफर्ट करके आई 15 के एंड में 16 में, और मैंने देखा एक अलग सा वाराणसी। तो ये तीन चीजें तो एज अ टूरिस्ट, एज अ टूरिस्ट मैंने नोटिस करी, जो बिल्कुल मेरे को सामने दिख रही थी, जिसमें बहुत ज्यादा चेंज था। आप बताइए, और इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस आए मोदी जी के आने के बाद? जो आप तो वाराणसी में यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, क्या देखा आपने चेंज? नहीं, मैं वाराणसी में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे पिछले 16 सालों से रह रहा हूँ। मतलब और मैं आपको बताऊं कि हाँ, काफी टाइम हो गया। मैंने अपने लाइफ के बहुत अच्छे दिन बनारस में गुजारे हैं। बनारस में पहले क्या हुआ कि जब 2014 से पहले मोदी जी जब चुनाव नहीं जीते थे, और चुनाव के पहले 2014 के पहले की मैं बात बता रहा हूँ। अगर आप गंगा घाट पे, जैसे आपने अपना अनुभव बताया, आप गंगा घाट पे जाते थे ना, तो हर तरफ बस गंदगी और गंदगी, बहुत ज्यादा। 80 घाट और 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे गंगा आरती होती थी, गंगा आरती का जहाँ मंच लगता है, उसके ठीक नीचे एक नाला बहता था, और उस नाले का पूरा पानी गंगा जी में जाता था। जी, मैं देखा 2014 में। हाँ, इधर गंगा आरती हो रही है और उधर नाले का पानी गंगा जी में जा रहा है। ये एक्सपीरियंस होता था। समथिंग रिलेटेड टू कानपुर की उससे। हाँ, जैसे वो एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे बनारस में जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स थे, वो सारे बहुत पुराने थे। तो सीवर हुआ या गंदा पानी हुआ, वो सब गंगा जी में ही जाता था। 2014 में जब मोदी जी ने चुनाव जीता, तो मूलभूत क्या समस्या थी यहाँ पे, मैं आपको बताऊं। मूलभूत समस्या थी यहाँ पे कि सड़कें, यहाँ पे जो आउटर जो सर्किल है बनारस का, वहां पे सड़कें बहुत चौड़ी नहीं थी। मेरे घर से, मेरे रेसिडेंस से एयरपोर्ट जाने में 18 किलोमीटर का डिस्टेंस करीब 1.5 या 2 घंटे लग जाते थे। कभी कभी तो इतना। और 2016 में बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ, जो 12 और अब तो मैं 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाता हूँ। बिल्कुल। ना सिर्फ एयरपोर्ट, जो 4-5 ऐसी परियोजनाएं थी ना, जो सदियों से लटकी पड़ी थी। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होते थे, उस टाइम का इनॉग्रेट किया हुआ प्रोजेक्ट, उस टाइम का प्रोजेक्ट जिसके आधारशिला उस टाइम रखी गई थी, वो तक पेंडिंग पड़े हुए थे। आप ऐसे सोचिए, मुलायम सिंह के बाद कितने मुख्यमंत्री बदले, लेकिन वो काम नहीं हुआ था। एक पुल है जो बनारस शहर को रामनगर से जोड़ता है, वो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ पुल, वो आधा से भी कम बना हुआ था, वो 20 साल से पड़ा हुआ था। एक रेलवे ओवर ब्रिज है जो जिसने कि मरुआडी इलाके में जाम की समस्या को बिल्कुल खत्म कर दिया है। सिमिलरली एक पुल गंगा के ऊपर और बना हुआ था, वो भी 20 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो बनारस को चंदौली से जोड़ता है। मोदी जी के आने के बाद, और एक रिंग रोड, कहते थे जब मैं बनारस में आया था, कह रहे थे बनारस में रिंग रोड होगा, रिंग रोड होगा, रिंग रोड होगा, जमीनें होंगी, अधिग्रहित होंगी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि रिंग रोड कहाँ से कहाँ निकलेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा, किसी को नहीं पता था।
2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इस शहर से सांसद चुने गए, तो रिंग रोड अभी कितने साल हुए? 7 साल हुए। 7 साल में एक फेज रिंग रोड का चालू हो चुका है, दूसरा और तीसरा नियर कंप्लीशन है। उसके अलावा 3 से 4 और कनेक्टिंग हाईवेज बन रहे हैं, जो पूरे शहर में एक बड़े बड़े जो चौड़े हाईवेज का नेटवर्क, जिससे कि शहर के अंदर का जो ट्रैफिक है, वो डीरेगुलेटेड ट्रैफिक जो था, उसमें जो प्रेशर था वो ईज हो जाए। जो बड़े जैसे बाहर से जो ट्रकें आती थी, पहले क्या होता था, वो बनारस शहर के अंदर से होकर गुजर के जा रही है एक सिरे से दूसरे सिरे, अभी वो आउटर निकल जाएंगी। ये बहुत बड़ा काम हुआ। दूसरा काम गंगा सफाई को लेकर, पोल्यूशन भी कम होगी इससे। हाँ, इससे पोल्यूशन भी कम होगी। दूसरा गंगा सफाई को लेकर मैं बताता हूँ, इस शहर में सिर्फ इस शहर का जो सीवर था वो अप्रोक्सीमेटली 250 MLD जो है सीवर निकलता था शहर से। ट्रीटिंग कैपेसिटी कितनी थी? 80 MLD। और बाकी का सारा सीवर कहाँ जाता था, कचरा कहाँ जाता था? वो जाता था गंगा नदी में। तो ऑब्वियसली गंगा नदी, अगर आप पहले बोटिंग करने जाते थे तो नाक ऐसे करके बंद करके बोटिंग करते थे हम लोग। मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने गंगा में आचमन करने से मना कर दिया था, कहा कि गंगा तो इतनी गंदी है। लेकिन वही जो प्रवासी भारतीय दिवस में मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, ना सिर्फ उन्होंने आचमन किया बल्कि नहाया भी था, जो अभी बनारस में 2 साल पहले प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था। गंगा सफाई में बहुत काम हुए। यहाँ पे 3 STP चालू हुए, जिसकी ओवरऑल कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 400 MLD थी। अभी सिर्फ एक ऐसा नाला था, 80 का नाला, जहां से कि पानी अभी भी गंगा नदी में जाता था, वो भी एक STP चालू हो गया, वो नाले को बंद कर दिया गया, पानी का ट्रीटमेंट चालू हो गया, अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है। सो वो एक आखिरी नाला जो गंगा नदी में जाता था वो भी अब बंद हो चुका। सो हम कह सकते हैं पूरे दावे के साथ, चैलेंज के साथ, कि बनारस शहर का कोई भी कचरा, बनारस शहर का कोई भी सीवर अब गंगा नदी में नहीं गिरता। अब आप सोचिए 5 सालों के दरमियान शहर में मूलभूत इतनी समस्याएं हल हुई हैं, ये थोड़ी कम है। अच्छा, जैसे पर मुझे ये बताओ वैभव, आप भी इस बात का जवाब दो, ये सब चीजें मोदी जी ने इतना काम किया है, पर जो बनारस जाएगा, जैसे मैं लोगों को भेजती रहती हूँ, मैं हमेशा, कोई बोलता है ना मुझे कहीं जाना है तो मैं कहती बनारस चले जाओ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है आई वॉन्ट देम टू सी व्हाट बनारस इज ऑल अबाउट नाउ, बिकॉज दे टॉक इन अ वेरी बड़ी डिमीनिंग मैनर से ये लोग बात करते थे जब गंगा माँ की बात करते थे, गंगा नदी की, रिवर की, कि वो ये बोलते थे अरे गंदी इतनी है, वहां तो खड़े भी नहीं हुआ जाता, वहां तो कचरा इतना होता है, बहुत ऐसे बात करते। तो ये बातों का ही आपने एज ए सोशल मीडिया को वो करके, आप लोगों ने IT में रह के आपने इन चीजों का प्रचार क्यों नहीं किया ऑल ओवर इंडिया? आपकी आवाज नहीं आ रही वैभव, आपकी आवाज नहीं आ रही। पायल, ऐसा है, बनारस को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि वी आर इन द मोस्ट एंशिएंट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और बनारस जिस बनारस में हम 2014 के पहले की बात करते हैं, तो वो बनारस था जो एक 5-6 लाख की पॉपुलेशन के लिए बसा हुआ शहर था, और उसमें 35, 36, 40 लाख हो। आज एक रफली उस बनारस में 38 to 40 लाख लोग हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत ही रैपिड स्पीड से डेवलप करना था। और हमारे यहाँ इन जनरल होता ये था कि जैसे अभी शशि जी बता रहे थे कि कोई चीज 2000 में प्लान हुई, तो वो अब जाके 2020 में हम उसको कंप्लीशन देख रहे हैं, वो भी तब जब मोदी जी हैं। तो इन द लास्ट 7 years सिंस 2014 मैसिव डेवलपमेंट। अभी शशि जी ने आपको गंगा सफाई की किराया, रोड्स में तो इतनी डेवलपमेंट बनारस ने, हम लोग की खुद की विजन भी इतनी नहीं थी। हम तो एक गली रिपेयर हो जाती है, सड़क रिपेयर हो जाती है, उसी में संतुष्ट हो जाते थे। हमारी तो विजन ये 4 लेन 6 लेन की मोदी जी के आने के बाद डेवलप हुई है। तो जो ये नेटवर्क रोड्स का बना है नाउ, इतना इजी हो गया है। और इस कोविड काल में जब ट्रेन्स और फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी, बाय कार लोग कहीं भी चले जाते थे इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो जो इमेज मेक ओवर का मैटर है, इमेज मेक ओवर, वी डोंट वांट कि हम सिर्फ सोशल मीडिया में इमेज मेक ओवर करें, हम एक्चुअल में ग्राउंड पर जो वो मैंने आपकी बात काम कर रही है वो लोगों को दिखे। नहीं, पर वो बात मैंने आपकी मानी कि आप चाहते हो कि ग्राउंड लेवल पे काम हो और वो लोगों को दिखे। पर जैसे जब आप किसी से वाराणसी की बात, जैसे मेरे परसों नरसों मेरे एक फ्रेंड का फोन आया कि मैं वाराणसी जाना चाहता हूँ,
तो मैं बहुत पहले गया था, 2008 में गया था, तो मुझे बहुत वेगली याद है, कंजेस्टेड शहर और रोड्स बड़ी गंदी। तो मैंने उसको इतने एक्साइटमेंट में बताया कि क्योंकि मैं 2-3 बार वाराणसी हुई, मेरे को मतलब आई एम सो ऑब्सेस्ड विद वाराणसी नाउ, कि मैंने उसको सब बताया, मंदिरों का बताया, सिस्टम बताया। मैंने कहा वहां तो अब ना कुछ ब्राइब देनी ना कुछ, अपनी पर्ची भरो और आप जाके काशी विश्वनाथ टेम्पल में जाके अपने दर्शन कर लो, भैरव भगवान सबके दर्शन हो जाते हैं आराम से। अब वहां पे कोई करप्शन नहीं है, कोई ये नहीं कि इधर से पैसा खिला रहे हो तो उधर से कोई पुरोहित लेके जा रहे हैं। तो वो इतना शौक था। तो रियली हैड तो ये चीजें सारी कितने लोग जा रहे हैं जो एक्सपीरियंस करें, तो इसलिए इन सब चीजों का प्रचार कीजिए कि जैसे कि टूरिज्म, जैसे टूरिज्म तो बढ़ेगा ना इससे। आप लोगों को पता ही नहीं है अबाउट, आप लोगों का वो कार्गो का है, वो आप लोगों के स्टीमर है, वहां पे इतनी अच्छी बोट्स हैं, ये सब चीजों का प्रचार होना चाहिए लोगों को। जब किसी को मैं लेके जाती हूँ तो वो इतना फैसिनेटेड हो जाता है, वो कहते हैं पता नहीं था वाराणसी में ये है। तो आई थिंक इट विल हेल्प। पायल जी, आई डोंट नो हाउ यू पिक्चर इफ लोग प्री कोविड टाइम्स पे सीजन में, विंटर सीजन में बनारस में होटल्स नहीं मिलते हैं। अगर आपको 10-15 कमरे भी किसी होटल में एक साथ चाहिए, तो इस जब ये तब है जब लास्ट 5 इयर्स में होटल्स यहाँ मल्टीप्लाई हो गए हैं, बहुत सारे होटल्स यहाँ खुल गए हैं, और दिस इज एविडेंस इनफ। और बनारस में एक 14-15 फ्लाइट्स चलती थी, अब ऑलमोस्ट 60 फ्लाइट्स चलती थी प्री कोविड। तो टूरिज्म बढ़ा है तब तो फ्लाइट्स बढ़ी हैं। तो वी हैव ग्रोन 4 times despite you not agreeing with the social media image makeover. I would say the tourism has multiplied in the last 7 years. और आपको क्या लगता है वैभव की, आपको लगता है कि जैसे जो वाराणसी के लोग हैं, जैसे मैं एक बारी किसी ढाबे में रुकी थी पूरी आलू खाने के लिए, तो वहां पे जो 2 वेटर थे वो गाली निकाल रहे थे बीजेपी को, और जो 2 वेटर थे वो फेवर में बोल रहे थे, वो एसपी को गाली निकाल रहे थे और खराब बोल रहे थे। तो इतना कुछ मोदी जी ने यहाँ किया है, इन स्पाइट ऑफ दैट अभी भी लोग हैं जो मोदी जी से नाराज हैं वाराणसी में और वोट नहीं करना चाहते। 100% सेटिस्फाई तो इस इतने बड़े देश में मुझे लगता नहीं कि कोई भी किसी को कर सकता है, बट मोदी जी पॉपुलैरिटी इज unmatched in Varanasi, and he's in the so many years, मेरे जो थोड़ा बहुत 20-22 साल का मैंने जो सामाजिक जीवन जिया है, मैंने किसी लीडर को कंसिस्टेंटली सत्ता में रहते हुए पॉपुलैरिटी ग्रो करते हुए नहीं देखा है। तो वैभव, आपको लगता है कि आपको भी लगता है कि मोदी जी के अगेंस्ट कोई भी खड़ा होगा वाराणसी से वो तो हारेगा? हम तो चाहते हैं कि लोग आए, खड़े हो और अपना रिजल्ट देख लें। आपको भी लगता है आपके सीएम यहाँ ताल ठोक के जा चुके हैं, अब कोई और सीएम आ जाए। अच्छा, मेरे को लगा आप मेरे लिए बोल रहे हैं आपके सीएम। नहीं, दिल्ली के सीएम। वो भी बात सही है। तो आपको क्या लगता है वैभव, अनमैच्ड है मोदी जी की पॉपुलैरिटी? अनमैच्ड है। हम तो चाहते हैं कि कोई अच्छा कंटेस्ट है ताकि हमारे कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह रहे और ज्यादा नंबरों में लोगों को निकाले और वोट दे। जब कंटेस्ट नहीं होता है तो ये बड़ा चैलेंज होता है वर्कर के लिए। और वैभव, आप लोग एज अ कार्यकर्ता, आप लोगों के ऊपर क्या ड्यूटीज होती हैं आप लोगों की, लाइक इधर? देखिए, पार्टी में जो संगठन जो काम लगा है वो लगाते हैं संघ। हम लोग क्योंकि संघ के बैकग्राउंड से आए हैं, स्पेशली माय फैमिली, आई एम अ 3rd generation पार्टी वर्कर। माय grandfather was the first treasurer of Jansangh here in Varanasi. My father was a BJP president here, महानगर के अध्यक्ष थे। तो पार्टी काम लगाए ये जरूरी नहीं है। कोरोना में हमको कोई किसी ने काम नहीं दिया था, वो मेरा कोई दवाई का काम नहीं है। मैंने अपने पर्सनल लिंक्स पर, शशि जी ने शायद आपको ब्रीफ किया हो, रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, बिकॉज मेरे घर में मैं सितंबर अक्टूबर में देख चुका था कि इस बीमारी में क्या होता है। तो आई हैड दैट एक्सपीरियंस। तो हमने before anybody could start, we started. We were the first ones to start an oxygen bank in Varanasi, and we were lucky कि मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, यहाँ आजकल बनारस में ऑफिसर्स की भी एक शानदार टीम है, एंड इन कंप्लीट कोऑपरेशन, पूरी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का हमको कंप्लीट कोऑपरेशन मिला ड्यूरिंग कोविड टाइम्स भी। और जितना फास्ट, विद इन 15 days कोविड मैनेजमेंट बनारस में कंप्लीट हो गया था। शशि, आपकी क्या ड्यूटीज हैं यहाँ पे? मेरा काम मेनली सोशल मीडिया एंड आईटी से रिलेटेड है। अभी 10 दिन पहले तक मैं काशी जोन में देखा करता था, सोशल मीडिया एंड आईटी। काशी जोन में
14 लोकसभा कंस्टिट्यूंसी आती है जी, और 71 असेंबली कंस्टिट्यूंसी। तो मैं पूरे असेंबली कंस्टिट्यूंसी का इंचार्ज हुआ करता था। लेकिन बीइंग द प्राइम मिनिस्टर्स का ये जो कंस्टिट्यूंसी है, यहाँ मेरी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जैसे अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है या कोई और प्रोजेक्ट आ रहा है, तो अपोजिशन पार्टीज क्या करती है ना, यहाँ पे बहुत फेक न्यूज प्लांट करते हैं वो लोग। सो मेरे पास एक पूरी टीम है। उस पूरी टीम का एजेंडा क्या होता है कि पहले तो सोशल मीडिया मॉनिटर करना कि कहाँ पे क्या चल रहा है, उसके बारे में रिसर्च करना कि ये फैक्ट है या फेक है, और देन उसका रिप्लाई करना, और जितने काम सरकार की तरफ से हो रहे हैं उन कामों को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। और इसमें मेरे सारे डिस्ट्रिक्ट में मेरी टीम है। इस वजह से ही मैं जब अभी कोविड में मैंने ये काम शुरू किया, लोगों की मदद करना, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती थी। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर एज अ कॉल सेंटर नंबर रिलीज किया, हेल्पलाइन नंबर रिलीज किया, तो सभी जगह से क्वेरीज आती थी। बीट प्रयागराज, बीट अमेठी, बीट सुल्तानपुर, हर जगह से। हाँ, क्योंकि मैं तो आप सिंस लोगों के हमारे पास नाम वहाँ देखती थी, कुछ भी इधर यहाँ पे कुछ भी वाराणसी और इस एरिया में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो आप लोगों के नाम लोग बहुत टैग करते थे कि हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए, हेल्प चाहिए। हाँ, मैं देखती थी वो। जैसे वैभव जी ने बताया कि हमारे पास वो एक सिस्टम इन प्लेस था एज सुन एज कोविड स्ट्रक। सो हमारे पास वो सिस्टम इन प्लेस था, तो हमने हमारे लिए ज्यादा इजी हो गया। प्लस क्या हुआ कि जो हमारे अप कंट्री एरियाज है, अब कंट्री एरियाज में कोविड किट की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो सके इसकी हमें चिंता करनी थी। इन सब में भी हमने काफी योगदान दिया, और सोशल मीडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, बिकॉज अवेयरनेस बढ़ाने में लोगों को। हमारे पास ऑफ रफली अराउंड काशी क्षेत्र में रफली अराउंड 12,000 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। सो इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में का भी हमने बहुत पॉजिटिव यूज किया कि ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर कर सकें कि आप टेस्टिंग कराएं, अगर हल्की सी भी बुखार खांसी है तो टेस्टिंग कराएं, टेस्टिंग कराएं। सरकार का भी जोर ये था ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग हो। ये हमारा प्राइमरी रोल था। जो बाकी जो सोशल मीडिया के माध्यम से मदद करना, ये करना, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। पर आई डोंट थिंक सो वाराणसी के लोगों को पता करना है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं वाराणसी में, वो तो दिख ही रहा नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बनारस में कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी कह दे कि अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग अलग है, बट इफ यू आस्क अ कॉमन मैन, इफ यू आस्क अ कॉमन मैन, अ ले मैन, सो ही हैज हिज विजन क्लियर, ही हैज हिज अंडरस्टैंडिंग क्लियर कि मोदी जी ने पिछले 7 सालों में बनारस के लिए कितना काम किया है और अभी कितने काम और हो रहे हैं पाइपलाइन में। बेस्ट इज मोदी जी को, जैसे कि लोग फैसिस्ट और कम्युनल क्या क्या बोलते हैं, अगर आप इवन इफ यू आर अ सपोर्टर ऑफ मोदी जी, सम ऑफ my friends label me as communal because I support BJP और I support, पर मैंने देखा है वाराणसी में मैंने कभी ये हिंदू मुस्लिम इशू और ये सब चीजें नहीं सुनी। मोदी जी ने देखा ही नहीं है कभी कि वो किसके लिए काम करे, वो अपने भारतीय के लिए काम करते हैं बस। जिस तरीके से पायल जी 2019 के चुनाव के पहले जब मोदी जी यहाँ पे नामांकन के लिए आए थे, नामांकन से पहले उनका एक रोड शो था। वो रोड शो BHU में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पे माल्यार्पण, पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करके शुरू हुआ था। और उसका जो मेजर एरिया ऑफ रूट था, मेजर जो रूट था ना, वो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया से गुजरने का रूट था, गुजरने वाला था, जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से। एंड वी वर ऑल वेरी हैप्पी टू सी कि मस्जिद के ऊपर से लोग गुलाब की पंखुड़ियां फेंक रहे थे मोदी जी के ऊपर। मुस्लिम घरों से जहाँ पे महिलाएं बाहर निकलकर उनके ऊपर पंखुड़ियां फेंक रही थी, हमने अपनी आंख से देखा था। सो कोई कुछ भी कह ले, उनकी फैन फॉलोइंग बनारस में, उनको पसंद करने वाले लोग अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन बनारस में रहते हैं। अच्छा वैभव, आप मुझे ये बताएं, जैसे कि टेक्सटाइल्स है, अब बनारस में तो ये सब बनारस की साड़ियां और सूट्स और ये सब दुपट्टे वगैरह बहुत मशहूर हैं, तो ये सारी कारीगर तो ज्यादातर मुस्लिम्स ही होते हैं ना? नहीं, इसमें ये एक डिपिक्शन ऐसा है, एक लार्ज चंक उनका है, बट यहाँ जो सिस्टम है गद्दीदार, फिर मास्टर वीवर जिसको कि गृहस्था बोलते हैं, और फिर उसके नीचे वीवर। तो अगर इफ वी हैव टू गो इन डिटेल अबाउट द हिंदू मुस्लिम काइंड ऑफ थिंग, थोड़ा ब्रीफ तो में। गद्दीदार ट्रेडिशनली हिंदू होते थे, फिर मास्टर वीवर्स में ज्यादातर मोहम्मडन्स थे, और फिर जो एक्चुअल वीवर था जो लूम पर बैठकर वीविंग करता है, वो
आज भी मेजॉरिटी आर हिंदूज एंड maybe you can say 70-30%. 70% are still Hindus and 30% are Mohammedans. So जैसे किसान होता है ना, किसान तो वो होता है जिसका खेत है, लेकिन वो जो खेत में मजदूर काम करता है वो, तो इसमें भी जो वीवर एक्चुअल काम करता है, जो एक्चुअल बुनकरी करता है, वो ज्यादातर हिंदू ही है. तो आर वीवर्स हैप्पी कि मोदी जी का इस एरिया में आने से, मतलब इधर के सांसद होने के कारण यहाँ पे मतलब ये इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बड़ी है ना, स्पेशली ये बनारसी सारा वो सब काम तो बड़ा है ना. Currently because of COVID there are a lot of difficulties, but but otherwise टेक्सटाइल के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में जो काम हुए हैं वो that has been unparalleled. यहाँ इतना बड़ा एक TFC टेक्सटाइल फैसिलिटेशन सेंटर बना, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, निफ्ट का यहाँ सेंटर खुला, बहुत सारे ऐसे काम which were, पहले टेक्सटाइल मिनिस्टर थे संतोष गंगवार जी, फॉलोड बाय स्मृति जी, और बहुत ग्राउंड लेवल पर गंगवार जी अक्सर बनारस आते थे, उसको यहाँ के जो एक्चुअल ट्रेड के लोग हैं उनके साथ बैठते थे और प्रॉब्लम्स को ग्रास रूट पे सॉल्व करते थे, ट्रेड के लोगों के साथ कंसल्टेशन के साथ. और यहाँ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो, अच्छा, मोदी जी की सबसे अच्छी बात है कि उनकी अपनी स्टडी इन प्रॉब्लम्स के बारे में बहुत अच्छी है. वो तो बिना उसके मतलब हर डिपार्टमेंट में नॉलेज रखते हैं जी. तो मुझे याद है कि मैं यहाँ ट्रेड के बहुत बड़े लीडर हैं, अशोक धवन जी साड़ी ट्रेड से जुड़े हुए और बीजेपी के MLC भी हैं. 2014 में मोदी जी के चुनाव के प्रभारी भी थे ओझा जी के साथ. तो उनके साथ मैं एक बार मोदी जी से ट्रेड की इश्यूज के लिए मिलने गया था. सेकंड टाइम था, फर्स्ट टाइम किया था जब हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमको यहाँ फैशन से यहाँ की टेक्सटाइल को जोड़ना है. तो इंडिया के सब बड़े डिजाइनर्स गंगवार जी के साथ बनारस आए. 3-4 बार शाइना NC जो मुंबई की बीजेपी की लीडर भी हैं, शी इज हरसेल्फ, वो कंटिन्यूअसली बनारस आती रही, और एक जितने बड़े डिजाइनर्स हैं उन्होंने एक बड़ा शो किया बनारस में, एक बड़ी मीट की यहाँ के वीवर्स के साथ, ट्रेड के लोगों के साथ, एंड दैट रिजल्टेड इन बोथ द मेजर शोज, लैक्मे और विल्स के जो दोनों शोज होते हैं, उसमें एक में 1 दिन और एक में 2 दिन के लिए बनारस को डेडिकेट किया गया शोज, एंड दैट प्रोवाइडेड लाइक ए बूम फॉर द वाराणसी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री. एंड तो स्मृति जी ने की क्या कंट्रीब्यूशन रही है उसमें? स्मृति जी की भी कंट्रीब्यूशन, लेकिन ये 1-1.5 साल का फेज ऐसा आ गया कोविड वाला, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, मैं बताऊंगा स्मृति जी. उसके बाद हम लोग मैं जो बात कंप्लीट करना चाह रहा था कि जब मोदी जी को उसके बाद हम मिलने गए तो मोदी जी ने पूछा खुद कि भाई कैसा चल रहा है. उसमें भी साड़ी वाले 5-7 लोग थे उस डेलीगेशन में, और उन्होंने एक बात कही जिसको मैं उसका आज उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. उन्होंने कहा कि अशोक जी, आपने इसको फैशन से जोड़ दिया है, अब इस इंडस्ट्री को इमोशन से जोड़ने की जरूरत है. और एक्चुअली आज की रिक्वायरमेंट वही है जो मोदी जी ने पंचलाइन दी थी. आपको मैं बताऊं पायल जी, अभी क्या हुआ था कि जब पिछली सरकार थी 2019 से पहले, मोदी जी के फर्स्ट इनिंग में, उस टाइम स्मृति ईरानी जी भी टेक्सटाइल मिनिस्टर थी, और नेशनल हैंडलूम डे पे यहाँ पे 2 दिन का एक हैंडलूम फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें देश के सारे बड़े फैशन डिजाइनर्स आए थे, और उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया शो भी किया था. इंटरनेशनल बायर्स भी आए थे उसमें, और उससे रिलेटेड ही एक सोशल मीडिया का कॉन्क्लेव भी हुआ था जो स्मृति जी ने खुद अटेंड किया था, और उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट अशोक टमटा जी भी थे. वो उसका भी जो एक्सपोजर मिला था ना इस इंडस्ट्री को बनारस में, वो भी बहुत अच्छा था. मुझे याद है कि उनके कई कार्यक्रम हुए थे नेशनल हैंडलूम डे के ऊपर. BHU में एक सेमिनार भी हुआ था जिसमें सारे बड़े फैशन डिजाइनर्स ने पार्टिसिपेट किया था, फॉलोड बाय ट्रेड फेलिसिटेशन, वो ट्रेड फेयर यहाँ पे एक होटल में लगा था, और देश विदेश से बायर्स आए थे उसमें. सो वो एक कॉम्बाइंड एफर्ट जो हुआ था ना, एंड ऑब्वियसली जो मोटिवेटर है वो तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं ही. बनारस के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इन सब चीज से बहुत फायदा हुआ. और पायल जी, बनारस की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, इसको
एक ऐसा पिक्चराइजेशन करके रखा था पॉलिटिकल पार्टीज ने कि हमको सब्सिडीज देनी है, हमको मतलब एक जिसको कहते हैं ना वो जस्ट फ्रीबीज देनी है। बनारस की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ्रीबीज एक्चुअली चाहिए नहीं। बनारस की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को जस्ट मार्केट चाहिए, काम चाहिए, मार्केट चाहिए। हाँ, तो जिसको कहते हैं, देखा है काफी ऑब्सेशन है। मैं बॉलीवुड में भी देख रही हूँ, मतलब हर जगह देख रही हूँ, इवन मॉडल्स को देख रही हूँ, एलीट क्लास भी बहुत ज्यादा बनारसी साड़ियां और ये सब पहनने लगे, आउटफिट्स पहनने लगे। इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, जिसको कहते हैं ना, जो दिखता है सो बिकता है, बस वो दिखने की जरूरत है। हमको एक वो एक्स का एडवर्टीजमेंट आता था टीवी पर, आजकल भी आता होगा, रोज खाओ अंडे करके। तो वो किसी कंपनी की मार्केटिंग नहीं है, एक प्रोडक्ट की है। हमको भी बस वही चाहिए, हमको और गवर्नमेंट से कुछ चाहिए नहीं। वी जस्ट नीड द स्पॉटलाइट ऑन बनारस एंड बनारस टेक्सटाइल्स। बनारस बाकी तो यहाँ की जो कारीगरी है ना पायल जी, दैट ऑटोमेटिकली सेल्स। हमारा आप बनारस बहुत बार आई हैं तो बनारस को समझती होंगी। बनारस के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो फेमस हैं, बनारसी पान हो, बनारसी कोई भी प्रोडक्ट है, बनारसी साड़ी है, जितने भी यहाँ के जो प्रोडक्ट्स जाने जाते हैं, उसका कोई भी रॉ मटेरियल बनारस में नहीं होता। लेकिन जब वो प्रोडक्ट यहाँ बन जाता है तो वो बनारसी हो जाता है। जैसे ना पान का पत्ता यहाँ का है, ना कत्था यहाँ का है, ना सुपारी यहाँ की है, लेकिन जब वो बनारस में बनता है तो बनारसी पान होता है। सिमिलरली इसमें बनारसी साड़ी, ना उसकी ताना यहाँ से आता है, वो चीन से रेशम आता है या साउथ से रेशम आता है, जरी सूरत से आती है या मऊ से आती है। बस जो कारीगरी है वो हमारी है। दैट वर्कमैनशिप इज आर्स, दैट आर्ट इज आर्स, और वो जो बनती है वो बनारसी साड़ी कह के बिकती है। एंड इट्स अ फैबुलस आर्ट एंड फैबुलस, बहुत ही बढ़िया है बनारसी तो। हाँ, तो we have to nurture that tradition, we have to keep it alive, क्योंकि वही हमारी ताकत है। तो we just need availability of cheaper raw materials, of good quality raw materials, or a spotlight so that we can market them, or nothing else the industry needs. We don't need freebies. एंड वैभव, तो खूब तैयारी चल रही है अब 2022 की? हाँ बिल्कुल तैयारी चल रही है। एंड शशि आपकी? अभी चल रही है, अभी तो नई जिम्मेदारी मिली है, नया दायित्व मिला है। थैंक यू। तो उसके लिए भी अभी बहुत सारे और काम जो बैकड्रॉप में होने थे वो सब अभी चल रहे हैं, नई टीम्स बन रही है जिन्हों में अभी हम लोग बहुत काम करने वाले हैं। अभी आपको थोड़े दिन में पता दिखता जाएगा हम लोग काम करने। वो तो पंचायत के इलेक्शंस का जो रिजल्ट था उसने काफी कुछ दिखाया, उससे काफी कार्यकर्ता भी मोटिवेटेड हुए होंगे। नहीं, वो पॉलिटिक्स का नेचर, मोदी जी ने पॉलिटिक्स का नेचर चेंज कर दिया है। पहले पॉलिटिक्स का मतलब था मंच माला माई। वेरी इंटरेस्टिंग। इवन सब्जी वाले के साथ सब्जी खरीद रहे होते हैं ना, वो पॉलिटिक्स डिस्कस करने लग जाता है। हाँ, तो पहले पॉलिटिक्स का मतलब यही था। मैं अपने घर में मैंने कई जनरेशन में देखा है, तो पॉलिटिक्स का पहले मतलब ही था मंच माला माइक, इसके अलावा कुछ नहीं था। अब तो हमारा स्लोगन ही है, सेवा ही संगठन है। और मैं देखती हूँ कहीं पे भी आप पान की दुकान पे खड़े हो जाओ, आप ट्रेन में बैठ जाओ, आप ऑटो में बैठ जाओ, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, जब से मोदी जी आए, इवन पंचायत इलेक्शन, मुझे तो लगता है ये जो रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की इलेक्शन है ना, वो भी कहीं बीजेपी कांग्रेस के ना होने लग जाए, क्योंकि हर चीज में ही लोग इंटरेस्ट। इवन हमारे इधर जो RWA सोसाइटी है, जो हमारी ये है, इसमें भी वो है, आपके हैं और बीजेपी दो संगठन है। तो मैंने कहा इसमें भी नहीं छोड़ा, इधर भी आ गया पॉलिटिक्स, अब तो हर जगह आ गया। मोदी जी के आने के बाद पॉलिटिक्स हैज बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। एंड बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बनारस के बारे में, मेरी फेवरेट सिटी है, और जब मैं आऊंगी तो मिलना होगा। ओके जी, श्योर, थैंक यू।